आज हम लोग लाइट के बारे में बात करेंगे। हमें पता है ये जो विवग्योर होता है, ये जो विवग्योर होता है, इसमें जो पैटर्न्स दिखता है कलर्स का, रे ऑफ लाइट का, जो कि विजिबल रेंज में दिखता है। ये जो विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज में हमें ये दिखता है। तो इसमें जो दो प्रोमिनेंट जो कलर्स है वो है एक वॉयलेट और एक है रेड। इसमें ये जो वॉयलेट होता है, ये इसकी स्पीड जो होती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वॉयलेट की, वो कम होती है। वॉयलेट की वेलोसिटी होती है कम, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। इसका जो वेवलेंथ होता है वो मिनिमम होता है। इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो मिनिमम होता है। उसी तरह मैं रेड की बात करूं तो रेड का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है। इसका वेवलेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है। और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है, रेड कलर का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो मैक्सिमम होता है। तो अगर रेड कलर की ये वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। लेकिन होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ एयर और वैक्यूम में जितने भी कलर्स लाइट के होते हैं, मेनली जो लाइट का जो मेन कलर होता है वो सन का होता है, वो सन का कलर वाइट होता है। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है वो स्प्लिट होता है 7 कलर्स में, जिसे हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। तो एयर और वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है वो इस तरीके से कुछ होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो एयर और वैक्यूम में जितने भी कलर्स हैं उन सारे कलर्स को सेम स्पीड से ट्रैवल करना है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अगर मैंने यहाँ बना दिया रेड कलर और यहाँ मैंने बनाया वॉयलेट, तो इन दोनों को सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करना है और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो अभी मैंने बताया कि ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो इसका कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से इसका वेव बनेगा। ये कुछ इस तरीके से आगे की तरफ ये ट्रैवल कर पाएगा, वेवलेंथ कुछ इस तरीके से। और हमें पता है कि ये जो है ये एम्पलीट्यूड होता है, और इसे हम लोग कहते हैं पाई/2। ये पाई/2 हो गया, ये हो गया पाई, और ये हो गया 2 पाई, और ये हो गया 3 पाई/2। तो हर 2 पाई के बाद जो है वेव अपने आप को रिपीट करता है, और ये जो वेव बना है वो बना है साइनोसॉइडल वेव। साइन का जो ग्राफ होता है साइन एक्स का, वैसा ही ग्राफ ये बनाया है। लेकिन वॉलेट को भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, सेम स्पीड से ट्रेवल करना है, लेकिन उसका वेवलेंथ जो है वो कम है। तब वॉलेट क्या करेगा? तो वॉलेट जो है अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेगा, और ये कुछ इस तरीके से वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसको भी इतना ही ट्रैवल करना है, इसको भी इतना ही ट्रैवल करना है। मतलब इन सबको वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। एयर और वैक्यूम में इनको सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करना है और सेम डिस्टेंस तक जाना है। तो ये कुछ इस तरह से इसका ये ग्राफ बनता है। अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले होता है गामा गामा वेव्स, उसके बाद होता है इंफ्रारेड, उसके बाद होता है शॉर्ट रेडियो वेव्स, उसके बाद होता है लॉन्ग रेडियो वेव्स, उसके बाद होता है एक्स रेज। तो जो गामा होता है इसका फाउंडर है हेनरी बेक्यूरियल, और यही हेनरी बेक्यूरियल जो है रेडियो एक्टिविटी का भी फाउंडर था। रेडियो एक्टिविटी जिसमें अल्फ़ा बीटा और गामा रेज निकलती है, और रेडियो एक्टिविटी का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो लेड होता है। लेड जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी का एंड प्रोडक्ट होता है, और इसकी जो ओर होती है वो होती है गैलिना, और यही जो रेडियो एक्टिविटी का एंड प्रोडक्ट होता है लेड। और एक होता है जो टेट्रा इथाइल लेड होता है, जो गाड़ियों में होता है, जिसे कहते हैं हम लोग एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो हेनरी बेक्यूरेल हो गया।
इंफ्रारेड हो जाता है हर्शल। हर्शल जो है इंफ्रारेड का फाउंडर है, हर्शल। उसके बाद शॉर्ट रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स का हो गया मार्कोनी, एक्सरेज का हो गया रोइंटजन, विजिबल रेंज का हो गया न्यूटन, विजिबल रेंज का हो गया न्यूटन, और शॉर्ट रेडियो वेव्स का हो गया हर्ज। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁴। ये इसका वेवलेंथ होता है। और ये जो है ये जो वेव्स होता है ये फोटोन्स कैरी करता है, फोटोन्स कैरी करता है, एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, सो दे आर नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। इनको नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। और ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेता है, इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और नॉन मैकेनिकल वेव्स में लाइट हो गया, हीट हो गया, ये सब जो है लाइट ही है, तो ये लाइट का ही ये पार्ट है। तो ये नॉन मैकेनिकल वेव्स है। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ये न्यूट्रल होता है, और ये जो ट्रांसवर्स वेव की तरह बिहेव करता है, न्यूट्रल होता है, ट्रांसवर्स वेव की तरह ये बिहेव करता है, और लाइट की स्पीड से, लाइट की वेलोसिटी से ये ट्रैवल करता है। उसके बाद ये एनर्जी एंड मोमेंटम को ये कैरी करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम ले लिया है, ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है जिसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, अगर मैं बोल रहा हूँ ये म्यू2 है, क्योंकि ये एक डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, और ये बाहर एयर है यानी ये रेयरर मीडियम है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू1 बोला है। तो रेयरर मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है, मतलब ये लाइट को कम बेंड करेगा, लाइट की स्पीड रेयरर मीडियम में ज़्यादा होगी। तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी तो मतलब इसकी जो वेवलेंथ भी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो और डेंसर मीडियम में क्या होता है कि लाइट को ये ज़्यादा बेंड करता है, और लाइट का स्पीड जो है वो स्लो हो जाता है। मतलब क्या, डेंसर मीडियम में फ्रिक्वेंसी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है। रेयरर मीडियम में जो फ्रिक्वेंसी होता है वो कम होता है, और वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से जो वॉयलेट होता है उसका स्पीड जो होता है वो स्लो होता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, उसकी वेवलेंथ जो होती है वो मिनिमम होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पर कोई इस तरह से कोई रे ऑफ लाइट लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल इस तरह से बना लिया, ये जो नॉर्मल है ये कुछ नहीं है, ये एक परपेंडिकुलर ही होता है इस रेयरर डेंसर इंटरफेस पर, एक परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस पर, एक परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। और इस रे ऑफ लाइट को कुछ ऐसे जाना चाहिए था, अगर यहाँ पर कोई मीडियम चेंज ना होता तो ये कुछ इस तरह से जाता, लेकिन क्योंकि ये मीडियम चेंज हो गया है तो ये फिर, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ये बढ़ रहा है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ये कुछ इस तरह से ये बेंड कर गया। तो ये जो एंगल बना इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पर मैं एक नॉर्मल दूंगा, और ये एंगल हो जाएगा I2 भी कह सकते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड वाला। तो अब फिर ये डेंसर टू रेयरर जाएगा, तो फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये कुछ इस तरह से चला गया, और ये वाला जो एंगल होगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। और हमें पता है कि थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से आई इज इक्वल टू ई होता है। ये हम लोग अपने अगले लेक्चर सीरीज़ में इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। और ये जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर इस तरह से बना दूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये इसी डिस्टेंस को, इस डिस्प्लेसमेंट को जो लैटरली डिस्प्लेस, लैटरली शिफ्ट हो गया, रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से जाना चाहिए था इसको, लेकिन एक मीडियम रखने से ये शिफ्ट हो गया। तो ये जो शिफ्ट है इसे ही हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एक सन बनाया है, और यहाँ से हमें पता है कि जो लाइट निकलती है वो निकलती है वाइट कलर। और सन जो है, मतलब अगर सन पे या किसी भी स्पेस में, अगर मून पर मैं बात करूँ, ये मैंने अगर मैं मून पर बात करूँ तो मून पर जो बहुत बड़े बड़े क्रैटर्स है, बहुत बड़े बड़े क्रैटर्स है, मून की जो मिट्टी होती है, जो मून की जो सॉइल होती है, उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहते हैं मून की स्टडी को। और मून पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसे कहते हैं हम लोग हीलियम 3। हीलियम 3 है मून पर। तो अगर मैं मून पर एटम बॉम्ब भी ड्रॉप कर देता हूँ तो वो मुझे आवाज़ अर्थ पर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है,
उस साउंड के प्रोपेगेशन के लिए, सिंस साउंड रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, और उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 332। ये जो स्पीड होती है साउंड की, इसी स्पीड से साउंड जो है ट्रैवल कर पाता है। तो अगर मैं वहाँ पर एटम बॉम्ब भी ड्रॉप कर दूँ, ये जो एटम बॉम्ब था इसका जो फाउंडर था वो था ओपेनहाइमर। फिर ओपेनहाइमर के जो मेंटोर थे वो थे वर्नर ओ बर्थ, वो उसके मेंटोर थे। और तो ये सब जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस पर ही काम करता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पर काम करता है। तो एटम बॉम्ब भी ड्रॉप कर दूँ तो वो जो एटम बॉम्ब है उसमें ना एसिड निकलेगा, ना कोई फायर निकलेगा, ना कोई धुआं निकलेगा। तो उसमें क्या होगा, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आ जाएंगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आ जाएगी। सन से भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। सन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है। सन में बेसिकली क्या, मैग्नेट है, और इसमें मैग्नेटिक चार्ज भी स्टोर्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है सन। सन के अंदर मैग्नेटिक चार्ज भी स्टोर्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, जो हमने डिस्कस किया था कि इसके जो एक डेफिनेट लेयर है उसमें ये स्टोर्ड होता है। उसे मैं अगर कहूँ ये टेकोक्लाइन, ये टेकोक्लाइन में स्टोर्ड होता है, जो कि लाई करता है कन्वेक्शन जोन और रेडिएटिव जोन में। तो कॉन्वेक्शन जोन में प्लाज्मा होता है, और रेडिएटिव जोन में किस तरीके से जो न्यूक्लियोसिंथेसिस होता है, और जो सन के अंदर जो रिएक्शन होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीलियम है वो आयरन में ये कार्बन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और कार्बन जो है वो आयरन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमें जो हैवी एलिमेंट्स मिलता है वो सन से ही मिलता है, सन के इस रिएक्शन से मिलता है। और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होने पर, ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। और एटमॉस्फेयर में जो सबसे जो हल्का जो गैस है वो हाइड्रोजन ही है, लेकिन एयर बलून्स में जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं वो है हीलियम। लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन जो आया था अर्थ पर वो अलग तरह से आया था, उस स्टार के श्रिंक होने पर और स्टार के एक्सप्लोजन पर जो गैस मिला था वो हमें मिला था ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्योंकि एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो हमेशा रिएक्ट करना चाहता है, वो कंपाउंड बना लेता है सबके साथ। तो वो ओजोन लेयर भी हम देखते हैं कि वो ओजोन लेयर भी ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन जो है ओजोन लेयर भी बना लेता है। वो ओजोन लेयर कैसे बनाता है, तो एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जो है, एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जब एक डाया एटॉमिक ऑक्सीजन ये मिलता है तो ये बना लेता है O3, और ये ओजोन बन गया, जो हमें प्रोटेक्ट करता है इसी सन के बीटा अल्ट्रा वॉयलेट वेव्स से। इसी सन के बीटा अल्ट्रा वॉयलेट वेव्स से हमें ये प्रोटेक्ट करता है, और जिसकी जो थिकनेस है वो हम लोग मेज़र करते हैं डॉप्सन यूनिट में। तो डॉप्सन यूनिट में हम लोग इसकी थिकनेस को मेज़र करते हैं। और ये ओजोन लेयर भी जो है दो टाइप का होता है, एक होता है बैड ओजोन, एक होता है गुड ओजोन। ये जो बैड ओजोन होता है वो लाई करता है ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में लाई करता है। और इस ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट होता है वो 8 से 11 किलोमीटर होता है ट्रोपोस्फेयर में। और ये ट्रोपोस्फेयर में बैड ओजोन बनता है सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। लेकिन ये जो गुड ओजोन होता है वो लाई करता है स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये जो एरोप्लेन या जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं। तो रेगुलर प्रिज्म बनाया है, और इसमें हम देखेंगे अब इसमें जब लाइट एंटर करेगा तो किस तरह से वो बिहेव करता है। तो यहाँ पर जो है ये अगर कोई लाइट ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, मतलब ये 90 डिग्री पर आ रहा है, तो 90 डिग्री पर अगर कोई रे ऑफ लाइट आता है तो उसमें नो बेंडिंग का केस होता है। मतलब वो जो रे ऑफ लाइट है बेंड नहीं करेगा, वो बेंड नहीं करेगा और वो सीधे जाएगा और यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, वो इस तरीके से चला गया। तो हमें पता है ये नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने 45 डिग्री लिया है, तो ये जैसे यहाँ पर स्ट्राइक करता है यहाँ पर तुरंत मैं एक नॉर्मल बना दूँगा। मैंने ये नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल जो है यहाँ से ये पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री, ये 90, ये 45, तो ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री, ये मुझे मिल गया 45। और ये पूरा अगर 90 है और ये 45 है तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल अगर मैंने यहाँ पर 42 डिग्री लिया है और एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है,
मतलब अगर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तब वहाँ कॉन्सेप्ट लगता है TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पर 100% जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अब लाइट क्या होगा, ये सीधे कुछ इस तरह से आएगा। तो ये 45 था क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो ये भी 45 होगा। ये I इज़ इक्वल टू R हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये 45 डिग्री है और ये जो है नॉर्मल के साथ ये पूरा 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। तो ये 45, ये 45, तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 90 होना चाहिए। और अगर ये 90 है तो नो बेंडिंग का केस होगा, सीधे ये लाइट इस तरह से निकल जाएगा। मैं ये दूसरा केस ले रहा हूँ, यहाँ पर भी ये एक रेगुलर प्रिज्म मैंने लिया है और ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। लेकिन इस बार रे ऑफ लाइट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ इस तरह से आ रहा है। रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आ रहा है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये कुछ यहाँ पर इस तरह से आएगा और ये ऐसे आएगा। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हुआ। तो अब यहाँ पर मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर बना लिया नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस पे। मैंने एक बना लिया नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ ये पूरा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब जो है ये 90 है और ये 45 है और ये पूरा हो गया 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल जो होगा ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 45, तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। और ये नॉर्मल पूरा 90 हो गया, ये पूरा 90 है, ये 45 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल भी हो गया 45 डिग्री। तो ये मैंने बनाया था नॉर्मल, जो कि नॉर्मल मतलब सिंपल सी बात है कि ये एक परपेंडिकुलर होता है उस रेयरर डेंसर इंटरफेस पर। तो अब मुझे पता है कि मैंने क्रिटिकल एंगल ले रखा है अगर 42 डिग्री, तो अब ये जो है कुछ इस तरह से ये बेंड करके इस तरह से ऐसे आ गया है और ये पूरा 90 डिग्री है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ये पूरा 90, तो ये भी हो गया 45 डिग्री। तो अब ये 90 45, तो ये भी हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। ऐसा क्यों, ये रिफ्लेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि क्रिटिकल एंगल मैंने 42 लिया था और मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला था 45। इस केस में भी क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो ये जो केस देता है ये होता है TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसमें दो केस होता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो जाए क्रिटिकल एंगल से तब क्या होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाए क्रिटिकल एंगल के तब क्या होता है। तो एक केस होता है रिफ्रैक्शन का और एक केस होता है ग्रेजिंग इमर्जेंस का। ग्रेस करते हुए वो रेयर डेंसर इंटरफेरेंस के अलॉन्ग लाइट ग्रेस करते हुए निकल जाती है। तो अब यहाँ पर ये भी 45 डिग्री है, तो फिर मुझे यहाँ पर एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल के साथ ये जो पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया, ये 45, तो ये हो गया क्या 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर 45 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, मतलब TIR का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अब ये कुछ इस तरह से ऐसे चला गया, अब ये कुछ ऐसे चला गया, इस तरह से ये कुछ ऐसे चला गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये भी हो गया 45 डिग्री। अब ये जो है ये पूरा 90 है, ये 45 है, तो ये भी हो गया 45 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में आप देखें तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये ज़रूर 90 डिग्री हुआ होगा, ये 90 डिग्री ही है और ये इस तरह से लाइट निकल जाएगी, नो बेंडिंग का केस होगा।